देहरादून में भाजपा संगठन की बड़ी बैठक, 23 हारी विधानसभा सीटों की समीक्षा। दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहे मौजूद। हरिद्वार दौरे पर रहे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिक कल्याण समिति के कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर कहा, सैनिकों के लिए बेहतर काम कर रही है सरकार। 2023 तक देहरादून में हो जाएगा भव्य सैन्य धाम का निर्माण। स्कूलों को लेकर उत्तराखंड का बड़ा फैसला, अब ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में हर शनिवार बंद रहेंगे स्कूल। 4 धाम यात्रा के कारण जाम लगने से बच्चों को हो रही थी परेशानी। अभिभावक संघर्ष महासंघ ने कैबिनेट मंत्री को सौंपा था ज्ञापन। और उत्तराखंड में धूं धूं कर जल रहे हैं जंगल। विपक्ष का आरोप, जंगलों की आग को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। भाजपा बोली, कांग्रेस को इस पर नहीं करनी चाहिए राजनीति। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। स्कूलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऋषिकेश में हर शनिवार स्कूल बंद रहेंगे। 4 धाम यात्रा तक यह फैसला लिया गया है। यात्रा के कारण वीकेंड पर जाम लगने की वजह से बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसको लेकर अभिभावक संघर्ष महासंघ ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है और वीकेंड पे तो एक हालत ये हो जाती है हमारे इस क्षेत्र में कि तमाम जो पर्यटक हैं हमारे तीर्थनगरी की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा भी होता है, दिक्कतें भी लोगों को आती हैं। और महसूस ये भी किया गया कि जो स्कूल की बसें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो यदि उस भीड़ में या जाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फंसते हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक 2-3 घंटे बाद पहुंचते हैं या 2.5 घंटे बाद। इसमें इस तरह के निर्णय लें ताकि सैटरडे को यदि छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को उस परेशानी से निजात मिलेगी। उत्तराखंड में खेल मंत्री महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंची। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ी नाराजगी भी जताई है। अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड-19 सेंटर को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की गई। जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री ने 2024 में उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रतिभाएं हमारे यहाँ के बच्चों में हैं, उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग लगातार प्रयासरत है। और मैं समझती हूँ कि खेल छात्रावास का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना समय से चला आ रहा है। शायद आप हमको नहीं जानकारी होगी, लेकिन अभी हम जिन बच्चों से मिले हैं तो वो बच्चे लगातार खेल छात्रावासों में रहते हुए और स्कूल करते हुए जो है अलग अलग स्तर के जो है टूर्नामेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना भी और देश का भी नाम रोशन करने का काम करते हैं। तो विभाग की ओर से लगातार जो है खेल को प्रोत्साहन करने की दिशा में काम किए गए हैं। बशर्ते कि हम ये कह सकते हैं कि विभाग ने कभी जो है अपनी पब्लिसिटी नहीं करी, उसका प्रचार प्रसार नहीं करा, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने की है वो आपके माध्यम से निश्चित रूप से जनता के पास जाएंगी और खेल विभाग के प्रति भी और खिलाड़ियों के प्रति भी जनताओं का रुख अब की बार बदलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी पॉलिसी लेकर आए। उधम सिंह नगर की जसपुर नगरपालिका अक्सर चर्चाओं में रहती है। इस बार नगरपालिका की बोर्ड बैठक में मारपीट हो गई। बैठक में चेयरमैन और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास के दौरान सभी सदस्यों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वहीं मामला शांत होने के बाद प्रस्तावों पर चर्चा हुई, प्रस्तावों को पास भी किया गया। वहीं अधिशासी अधिकारी
शाहिद अली ने बताया है कि प्रस्तावों में हाउस टैक्स लगाने, नगर सौंदर्यीकरण के अलावा कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं बीच बैठक में कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसे आपस में सुलझा लिया गया है। हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयरक्राफ्ट के सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेके नालों की सफाई कराने का था और स्लाटर हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आर्मी टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था। 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था। करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। स्लाटर हाउस के प्रस्ताव पर जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, कुछ लोगों द्वारा स्वीकृति प्रदान। उत्तराखंड के जंगल में लगी भीषण आग बेकाबू होती जा रही है। जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं। अब तक 1000 हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि आग की चपेट में आ चुकी है। वन महकमा भी भगवान भरोसे ही बैठा हुआ है। बारिश हो या फिर आग शांत हो जाए, इसका इंतजार है। इस बीच विपक्ष का आरोप है कि सरकार जंगलों की आग को लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि जंगल लगातार जल रहे हैं। विपक्ष ने मामले को लेकर केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। उधर भाजपा का कहना है कि जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। रोजाना समाचार पत्रों के मुख्य खबर होती है कि 88 से ज्यादा गांवों में आग लग चुकी है और आग बुझाते बुझाते कितने ग्रामीण लोग उस आग में झुलस चुके हैं। लेकिन हमारे वन मंत्री कहाँ हैं, जिनको इस आग की पूरी समीक्षा करनी चाहिए थी या कोई कारगर कदम उठाने चाहिए थे? वो है अपने निजी कार्यों की वजह से मुंबई में। अगर निजी कार्य आपकी प्राथमिकता है, वन मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, सुबोध उनियाल जी से, कि अगर आपके निजी कार्य आपकी प्राथमिकता है तो फिर आपको जिम्मेदार पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए या इनको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। वनाग्नि को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा वन विभाग पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और वन विभाग ही नहीं बल्कि अन्य संबंधित विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। तो ये विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस को हर बात पर राजनीति करने की एक आदत पड़ गई है और इसकी मुख्य वजह ये है कि कांग्रेस अपनी लगातार पराजय के कारण कुंठित महसूस कर रही है और अपनी कुंठाएं इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी के माध्यम से निकालती है। नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महंगाई और बिजली कटौती सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ राज्य में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कई समस्या से आम जनता परेशान हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार परेशानियों का हल खोजने के बजाय कार्यक्रमों में व्यस्त है। सरकार के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई विजन और भविष्य का रोडमैप देखने को नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने चंपावत उपचुनाव में मजबूती से सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। पार्टी सरकार का 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी इनका कोई रोड मैप नहीं है। स्थिति भयावह है। आज पूरे प्रदेश में जंगल धू-धू करके जल रहे हैं। करोड़ों की संपदा राख हो चुकी है। अघोषित बिजली कटौती और बिजली के दामों में बढ़ोतरी, आज हमारे किसान के दल को बंद हो चुके हैं। यूपीसीएल बिल्कुल बुरी तरह बिजली उपलब्ध कराने में बिल्कुल फेलियर हो चुका है। हम मजबूत उम्मीदवार देंगे और चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें आज पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं। आज तीनों जो व्यवस्थाएं, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं, वो ध्वस्त हो चुकी हैं और मुद्दे अनेकों हैं। देखिए, कांग्रेस तो सत्य के रास्ते पे जो सच्चाई के मुद्दे होते हैं उनको लेके जाती, विरोध के नाम पर विरोध नहीं करती है। तो हमने महंगाई पे, भय पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, इन विषयों पर हमेशा लड़ाई लड़ी, क्योंकि जनता के जो ये मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो हर दिन उनको परेशान कर रहे हैं, आज उनकी पीड़ा दुगनी हो चुकी है। इन्हीं मुद्दों को, इन्हीं विषयों को लेकर ही हम चुनाव में जाएंगे, जैसे हमारी प्रथा है।
देहरादून में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जिला महानगर और अनुषांगिक संगठनों के अध्यक्षों की बैठक ली है, जिसमें पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने, इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया है। बैठक में पार्टी की सदस्यता और अन्य अभियानों को लेकर भी चर्चा की गई। अध्यक्ष हैं उन लोगों को सभी को बुलाया है और फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्षगण आसपास थे उनको भी बुलाया गया है। और इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके लिए इन लोगों से सबसे राय मशवरा करना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग पदों में हैं। क्या उनको दिक्कतें आई इस इलेक्शन को लेके भी और अन्य चीज़ें भी, और आगे वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उन सभी चीज़ों को लेकर प्लानिंग के लिए। रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार, पिरान कलियार विधायक फुरकान अहमद और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विधायक फुरकान अहमद और वीरेंद्र कुमार को भी पार्षदों और मेयर ने बोलने से, आपको बता दें कि रोका है, मौका नहीं दिया, जिसके चलते वो बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अगर इस तरह बोर्ड बैठक चलती रही तो आगे भी बैठक में नहीं आएंगे। नगर निगम रुड़की में पहली बार नहीं है जब इस तरह का हंगामा हुआ, इससे पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। हंगामा जो है वो कार्य प्रणाली को लेकर के है। जब घर का, परिवार का या किसी सदन का या किसी बोर्ड का मुखिया जो है वो निष्पक्ष नहीं होगा, वो बायोस होकर के कार्य करे, वो पक्ष विपक्ष बना करके कार्य किए, तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, लोग अपनी आवाज उठाएंगे। पार्षद यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रवी प्रकार के हैं, जिनका काम निश्चित रूप से सिर्फ दंगा करना, बोर्ड ना चलने देना, 40 पार्षदों की बात ना सुनना और हंगामा करके इसको बोर्ड को निरस्त कराना, अपनी बातों को मंगवाना, ऐसा एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नुपुर वर्मा जी देके गई हैं, पूर्व नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट द्वारा दिया गया है। वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होने में थोड़ा समय लगेगा। और वो पिछले 4 महीने से रुड़की से ट्रांसफ़र होने के बाद फिर रुड़की रह रही हैं, और अभी उनका परसों ट्रांसफ़र हुआ, वो भी जिला हरिद्वार में ही हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मुझे बदनाम करने की और मेरे पीछे लगाई गई है। कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो जनहित से जुड़े हुए थे, जनता से भी जुड़े हुए थे, उन पर भी चर्चा हुई और उनको भी बहस के बाद पास कर दिया गया। बाकी हंगामेदार तो हमेशा यहाँ की बैठक रहती है, आज भी रही है। मैंने सभी पार्षदों से और मेयर से कहा है कि आपसी झगड़ों के चलते जनता के कामों को आप रुकने ना दें। बोर्ड की बैठक स्थगित हो जाती है, काम रुक जाते हैं, फिर एक डेट आ जाती है, फिर स्थगित हो जाती है। सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। तो भैया, आम आदमी ने चुन के भेजा तो सदन को चलाओ। सदन में इस तरीके की हंगामेबाजी करना, इस तरीके के कृत्य करना अच्छी बात नहीं। सदन की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके बाद बैठकों का दौर लगातार जारी हो गया है। रविवार को महामंत्री ने भाजपा संगठन की बड़ी बैठक ली। बैठक में 23 हारी हुई विधानसभा सीटों की समीक्षा की गई, जिसमें हारे हुए 18 प्रत्याशी शामिल हुए हैं। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हुए। साथ ही संगठन से जुड़े कई और बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सीएम धामी के उपचुनाव और सरकार में दर्जाधारियों की नियुक्ति पर भी मंथन हुआ है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत उपचुनाव को लेकर जल्द टीम गठन की जानकारी दी है। साथ ही बैठक में तय हुआ कि मई महीने में 15 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड के इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे, बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई। प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, उन सबके साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और
इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। केंद्रीय संगठन महामंत्री बीजेपी बीएल संतोष के नेतृत्व में आज जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनकी आज बैठक ली गई। वहीं जो पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारियों को दी गई थी उस पर भी मंथन किया गया, जिसमें साफ तौर पर जहां हारे हुए प्रत्याशियों ने हार का कारण बताया तो वहीं बीएल संतोष और जो पदाधिकारी है उनको साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हार के जो भी कारण हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और जिन लोगों ने उन प्रत्याशियों को हराया है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से बीजेपी कार्यालय से कैलाश बिष्ट, मयूर के साथ। भिकिया शहर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन हुआ। रानीखेत के विधायक प्रतिनिधि हिमानी नयनबाल ने मेले का शुभारंभ किया है। मेले में 730 लाभार्थी पंजीकृत हुए, 43 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही 38 लोगों को कोविड-19 बचाव की वैक्सीन यानी कि कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। इसके अलावा एक्सरे और पैथोलॉजी समेत कई बीमारियों की जांच की गई। हिमानी नयनबाल ने सरकार की तारीफ करते हुए आमजन से इसका लाभ उठाने की बात कही है। भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का शुभारंभ गाड़ू घड़ा कलश यात्रा से ही माना जाता है। नरेंद्र नगर राजमहल से शुरू हुई यात्रा 7 मई को बद्रीनाथ पहुंचेगी। गाड़ू खड़ा में आपको बता दें कि पवित्र तेल भगवान के अभिषेक के बाद लेप के लिए प्रयोग किया जाता है। बद्रीनाथ धाम के लिए चली इस गाड़ू घड़ा की विभिन्न पड़ावों पर पूजा अर्चना की जाएगी। पवित्र तेल को डिम्बर गांव के डिमरी पंचायत के लोग ही बद्रीनाथ धाम पहुंचाते हैं। यहाँ परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी। गाड़ू घड़ा के दर्शन के लिए भारी संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई भी यहाँ पर पहुंची हैं और दर्शन किए हैं। निश्चित तौर पे हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा जो वर्षों से चली आ रही है, जितने मान्यता 4 धाम यात्रा की है उससे पहले गाड़ू घड़ा कलश यात्रा की भी है। तो आज कल रात्रि को गाड़ू घड़ा ऋषिकेश अपने चेला चैत्राम धर्मशाला में पहुंच गया था। विधिवत पूजा स्नान श्रृंगार करके गाड़ू घड़ा सुबह से ही श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ यहाँ पे रख दिया गया था। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन करे। मैंने भी दर्शन करके पूजा अर्चना करके शहर की खुशहाली के लिए 4 धाम यात्रा हमारी निर्विघ्न सकुशल संपन्न हो उसकी कामना करी। और अभी हमने रेलवे रोड पे पुष्प वर्षा का रखा हुआ है कि यात्रा पे पुष्प वर्षा करेंगे। और ये यात्रा आज हमारा यहाँ पे ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए प्रस्थान होगा। वहाँ पे विश्राम होगा। प्रातः पूजा अर्चना करने के उपरांत हम लोग यहाँ पे कर्णप्रयाग उमा देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा जो डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिम्बर, वहाँ पे हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ पे खांडू देवता का मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पे स्थापित हो जाएगी। 4 धाम यात्रा मार्ग पर सुचारू यातायात को लेकर चमोली पुलिस प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान टीम ने व्यापारियों को नालियों और सड़क पर दुकान न लगाने की सख्त हिदायत दी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने हाईवे के दोनों ओर लगी अवैध ठेलों को भी 1 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर एसपी धन सिंह तोमर और अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सजबाण मौजूद रहे। यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है तो थोड़ी यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो थोड़ी मेंटेन करनी है। पानी और शौचालय की व्यवस्था है वो थोड़ी देखनी है। तो वो हम मुआयना करने आए थे। हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ बनेगा, तो उस हिसाब से सारी संबंधित। सरकार लाख दावे कर शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास करती है, इसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर सही नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। भले ही बड़े बड़े लाख दावे करती हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही। हम बात कर रहे हैं लक्सर के विद्यालय खानपुर ब्लॉक के कारणपुर गांव की, जो आज तालाब में तब्दील हो गया है।
स्कूल में जल भराव के चलते 147 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। गंदे पानी के जल भराव के चलते अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ग्रामीणों की माने तो गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने गांव से निकलने वाले गंदे पानी का रुख प्राथमिक विद्यालय की ओर कर दिया, जिसके चलते स्कूल में जल भराव हो गया है। जल निकासी की बहुत समस्या है और स्कूल के जो बराबर में एक नाली बनी हुई थी, कुछ जो असामाजिक तत्व उनके द्वारा वो नाली हट दी गई, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है और स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है और ये काफी दिनों से समस्या है। पानी भरने से परेशानी है और स्कूल के थोड़े को पाइप दबा है वो बंद कर दिया, ये पानी नहीं थम रहा, ये नहीं थम रहा, धूप तो लगा और आग भी बंद कर दिया, आग भी पाइप लग रहा था वो भी बंद कर दिया। कई बार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने स्कूल में होने वाले जलभराव की समस्या से आला अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अधिकारी भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है खानपुर से विधायक उमेश कुमार शर्मा का। सबसे पहले तो ये पूरे गांव के लिए शर्मनाक है। मैं इसे एक व्यक्ति का दोषी नहीं ठहराता, ये पूरे गांव की गलती है। एक स्कूल की बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छी, लोगों को स्कूल नहीं मिलते गांव में, यहाँ 8-10 कमरों का इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है, खेलने की उसमें बीच में जगह है, पीछे भी जगह है। उस स्कूल का रास्ता मिट्टी घरों के आगे डाल डाल के बंद कर दिया, बच्चों को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ ना आए ना पढ़ें और मजबूर होकर वो बच्चे कहीं 2 कमरों में पढ़ते हैं। ये शर्मनाक इस पूरे गांव के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन गलत है। गांव की आरोप ये भी है कि स्कूल की जमीन लोगों ने कब्जा ली है, उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी, नपाई भी करवाई जाएगी, रास्ता भी खुलेगा और बच्चे दोबारा इस स्कूल में जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है कि बच्चे कैसे नहीं जाएंगे। अधिकारियों का मौन और स्कूलों की ऐसी तस्वीर 147 बच्चों के जीवन पर भारी पड़ रही। छात्र शिक्षा से वंचित और उनके अभिभावक उनके भविष्य के लिए चिंतित। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि शिक्षा के मंदिर में गंदा पानी का जलभराव रहेगा या फिर समस्या का हल निकालकर नौनिहालों को शिक्षा मिलेगी। न्यूज डेस्क IND24 उत्तराखंड। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।